हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टोमक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने हिस्टोलॉजी ऑफ गट यानी कि हमारा जो निगल द्वार है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था। यानी कि भोजन जैसे जाता है तो उस पर कैसे एंजाइम हार्मोन या फिर जैसे किसी प्रकार का जो केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होता है उसका अध्ययन किया था। तो आज हम स्टमक का अध्ययन करेंगे। तो स्टमक की बात करें तो स्टमक एक तरह से मसल्स ऑर्गन होता है, एक पाउचनुमा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे डायफ्राम के नीचे बाईं ओर जे आकार की मोटी भित्ति वाला ऑर्गन होता है, जिसमें भोजन की अगर अपन बात करें तो 4 से 5 घंटों तक यहाँ पर भोजन का एक तरह से मंथन होता है, जिसे अपन बोल सकते हैं। यानी कि आमाशय में पचित भोजन क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। और माउथ में जो पचित भोजन होता है वो बोलस कहलाता है। ये आमाशय है, हम डायग्राम में देखें आमाशय ये डायफ्राम है, डायफ्राम को जैसे चीरते आमाशय आता है और ये हमारी ईसोफेगस होती है। ईसोफेगस से यहाँ से जुड़ती है। ईसोफेगस से जैसे यहाँ जुड़ती है तो यहाँ पर एक वोल्व कह सकते हैं अपन, एक अवरोधनी जिसे अपन कह सकते हैं। होता क्या है कि जो हमने पढ़ा था इनके मसल्स लेयर के बारे में, तो उनमें से एक मस्कुलस लेयर के बारे में अध्ययन किया था। वही मस्कुलस लेयर यहाँ पर पाई जाती है और यहाँ एक मोटी अवस्था में पाई जाती है, एक थिन, थोड़ी सी हल्की लेयर के रूप में होती है, थिन होती है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो छिद्र होता है इसे अपन बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेगस स्फिंक्टर, यानी कि अवरोधनी वोल्व जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में गैस्ट्रो इसोफेगस स्फिंक्टर होता है। ठीक है। क्यों? ये वो छिद्र होता है जिससे भोजन आ सकता है लेकिन आसानी से नहीं जा पाता। कभी कभार क्या होता है कि हमने बेसिकली देखा होगा कि दिल में जलन हो रही है, एक अजीब अजीब से दर्द, जलन जैसा फील होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर HCl की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और HCl होने पर क्या होता है कि ये जो पार्ट होता है कार्डिक, यहाँ पर फुट होता है, फुट ऊपर चला जाता है कभी कभार, तो जलन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। बेसिकली हम अगर इनके पार्ट की बात करें स्टोमक के, ये वाला पार्ट होता है कार्डिक। इसे हम कार्डिक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं पास में ही हार्ट होता है, इसलिए इसका नाम कार्डिक है। ये फंडस है और ये अमाशय की बॉडी है, ये पाइलोरिक है। और ये यहाँ पर भी एक और स्पिंक्चर पाई जाती है, यानी कि ये वाला पार्ट अमाशय को एक तरह से कनेक्ट कौन एक तरह से बांधने का कार्य करता है, जिससे कि भोजन का आसानी से क्या हो सके, डाइजेशन हो सके, मंथन हो सके बढ़िया। इसे अपन बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंक्चर। ये हमने अमाशय की एक बेसिकली संरचना देखी है, एक सामान्य संरचना जो कि डायग्राम के द्वारा देखी है। इसोफेगस और अमाशय का एक संधि स्थल होता है जिसे अपन बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेगस स्फिंक्टर, यानी कि अवरोधनी वाल। इससे भोजन आता है, कार्डिक में आएगा, फिर फंडस से, ये बॉडी से, फिर HCl मिलेगा और फिर छोटी आंत में जाएगा। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमने ये देखा था अमाशय में, स्टोमक में स्टोमक में ये संरचना देखी थी हमने। इसके अलावा हमने ये भी देखा था जब गट्स का अध्ययन किया था, तो कभी कभार क्या होता है कि जो इनकी लेयर होती है, मस्कुलर से जो लेयर होती है, उस लेयर में क्या होते हैं, बीच बीच में गैप होता है। यानी कि एक संरचना होती है जिसमें एक गड्ढेनुमा संरचना का निर्माण होता है, ये इस प्रकार से। इस गड्ढेनुमा संरचना का निर्माण होता है। हम अमाशय के इंटरनल स्ट्रक्चर की लेयर की बात कर रहे हैं, तो उस लेयर में इस गड्ढेनुमा संरचना का निर्माण होता है। तो ये संरचना इस प्रकार में तब्दील हो जाती है। ठीक है। अब ये संरचना जो तब्दील हो जाती है तो इसे अपन बोलते हैं, इन छिद्रों को, जो ये छिद्र बन जाते हैं तो इन छिद्रों को अपन बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट, यानी कि गैस्ट्रिक पिट जिससे अपन एक छिद्रनुमा संरचना होती है। और इस पूरी संरचना को अपन बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्योंकि हम स्टोमक की बात कर रहे हैं तो स्टोमक की जब हम लेयर की बात करें तो लेयर थोड़ी थिन होती है और इस लेयर की संरचना देखें तो इनमें एक जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं और यही छिद्र गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करते हैं और इन छिद्र को अपन बोलते हैं गैस्ट्रिक पिंड। अब हम एक ग्लैंड की बात करें तो इसमें कई सारी सेल पाई जाती है। तो हम सबसे पहले देखें कि ये जो सेल दिखाई दे रही है आप लोग को, ये सेल है म्यूकस नेक सेल, जो कि म्यूकस को रिलीज़ करती है। और म्यूकस जैसे ही रिलीज होता है तो
तो अमाशय के भीतर की सतह पर एक म्यूकस की कोट का निर्माण करती है, जिससे क्या होता है कि अमाशय का HCl के द्वारा डाइजेशन नहीं होता है, यानी कि वो नष्ट नहीं होता है। इसके अलावा एक और लेयर, ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है आप लोग को, ये जो एक ये सेल होती है, इसे अपन बोलते हैं चीफ सेल या फिर पेप्टिक सेल। इस सेल के द्वारा ये एक एंजाइमेटिक सेल होती है, जिसके द्वारा कई सारे एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, जैसे कि पेप्सिनोजन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। ये सब एंजाइम किसके द्वारा रिलीज होते हैं? चीफ या पेप्टिक सेल के द्वारा। इसके अलावा हम यहाँ लाल लाल डॉट में दिखाई दे रही, तो इसे ऑक्सेंटिक या फेरेटिक सेल कहते हैं, जिसके द्वारा HCl हार्मोन या फिर HCl अम्ल रिलीज होता है। इसके अलावा और एक कैसल्स इंस्ट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है। अब हम ये चीज़ देखें कि आखिर इस डायग्राम में है क्या। जो स्टोमक डायग्राम देखा था हमने या इसका इंटरनल पार्ट देखा है, तो इसमें एक पिटनुमा संरचना यानी एक छिद्रनुमा संरचना थी, जिसे हमने गैस्ट्रिक पिट का, और यही पिट बाद में गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करती है, जिसमें कई सारी सेल पाई गई अंदर की तरफ। जिसमें एक सेल देखी तो हमने जो कि म्यूकस नेक सेल होती, जो कि म्यूकस का स्त्राव कर रही थी, यानी म्यूकस का फॉर्मेशन कर रही थी, जो कि अमाशय के भीतर की तरफ म्यूकस कोट का फॉर्मेशन, म्यूकस कोट बनाती है। यानी कि एक तरह से अमाशय में के भीतर की तरफ म्यूकस यानी कि श्लेष्मा की लेयर का निर्माण करती है, जिससे कि क्या होता है कि कभी कभार अधिक HCl के रिलीज होने से स्टोमक का भी डाइजेशन होता है, लेकिन इस म्यूकस की वजह से उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है, सुरक्षित रहता है। इसके अलावा दूसरी सेल हमने देखी थी, ये ब्लैक ब्लैक ही दिखाई दे रही, इसे अपन बोलते हैं चीप या पेप्टिक सेल, जो कि एक एंजाइमेटिक सेल होती है, जिससे कई सारे एंजाइम रिलीज होते हैं, जैसे पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिपिक। और रेड रेड जो दिखाई दे रही, इसे ऑक्सेंटिक या फेराइटल सेल बोलते हैं, जिससे HCl व कैस्टल सिंक्रीज फैक्टर रिलीज होता है। इसके अलावा हम आगे देख लेंगे किस प्रकार से पेप्सिनोजन जो होता है HCl की उपस्थिति में पेप्सिन बदलता है। दूसरी बात ये मोस्ट है कि स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, क्योंकि सारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन लगभग खा जाता है पकड़ के भी। हमने स्टोमक के पार्ट देखे थे, कार्डिक, फंडिस और पाइलोरिक। अब इनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। देखो, स्टोमक के 3 पार्ट देखे थे हमने। पहला है फंडस, फंडिक या फंडस। इसमें सर्वाधिक संख्या में जठरी ग्रंथियां पाई जाती है। जो हमने देख ही लिया था कि सबसे अधिक जठर ग्रंथियां किस में थी? फंडस वाले भाग में, जो कि ये पार्ट है। फंडस यानी सबसे बड़ा अधिक पार्ट है, जिसमें सबसे अधिक ग्रंथियां इसमें ही है। फिर हमने देखा कार्डिक पार्ट, इस भाग में ईसोफेगस ट्यूब आकर खुलती है, जो हमने देख ही लिया था कि रोधनी वॉल्व द्वारा, यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेगस स्फिंक्टर के द्वारा जुड़ी रहती है, जो कि एक मस्कुलर लेयर होती है। तीसरा पार्ट है पाइलोरिक, अंतिम भाग। इस भाग में भोजन का पाचन होता है और अंतःस्रावी सेल उपस्थित होती है, जैसे गोबलेट सेल। इसके अलावा बहुकोशीय गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जिसमें कई कोशिकाएं पाई जाती है, अनेक सेल्स प्रेजेंट, जिसमें कई सारी सेल होती है। उनमें से कई सेल होती है, जिसमें से एक सेल है ऑक्सेंटिक या फिर पेरेंटिक सेल। हमने ये देख ही लिया था, एक बार डायग्राम में देखे। ये ऑक्सेंटिक और पेरेटिक सेल, ये लाल वाली है, लाल डॉट डॉट से दर्शाया गया। ऑक्सेंटिक पेरेटिक सेल जो कि HCl व कैसल इंस्ट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती है। और यहाँ ब्लैक में दर्शाया तो चीप या पेप्टिक सेल है, और ये म्यूकस नेक सेल। अब हम देखें कि ऑक्सेंटिक पेरेटल सेल क्या होती है। ये सेल HCl को रिलीज करती है, जो कि रोगाणुनाशक होती है, यानी कि जो भोजन में हानिकारक जीवाणु कीटाणु आए हुए हैं उनको मारने का कार्य करती है, नष्ट करने करती है, यानी कि बैक्टीरियल जो भी चीज़ें होती है, फंगल इन्फेक्शन, उनको नष्ट करने करती है। इसके अलावा रेशेदार प्रोटीन को मृदु बनाती है, साथ ही ये Fe3 को Fe2 में बदलने का कार्य करती है, यानी कि जैसे आयरन युक्त चीज़ें खाती है तो उसको Fe2 में बदलने का कार्य करती है, यानी कि अवशेषी रवे में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। साथ ही क्या करता है HCl, जो पेप्सिनोजन है, उसको एक्टिव फैक्टर में
कन्वर्ट करने का, यानी कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का कार्य करता है। यानी कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का कार्य का। नेक्स्ट पार्ट है दूसरी सेल है, सॉरी, एक जिससे दूसरा क्या रिलीज होगा, कैस्टेलिनस्ट्रिकनेज कारक। ये एक शर्करा प्रोटीन है जो कि विटामिन B12 को HCl से सुरक्षा करता है। विटामिन B12 की HCl से सुरक्षा करता है। देखो हमने देखा था कि सेल कौन सी है, कि एक्सोटिक सेल से तो HCl रिलीज हो रहा है, ठीक है। दूसरा कैस्टल, एक नेज फैक्टर भी इसके द्वारा रिलीज होता है। ये क्या करता है, ये एक प्रोटीन शर्करा होती है जो कि विटामिन B12 की HCl से सुरक्षा करता है। B12 के अवशोषण हेतु आवश्यक है, और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रक्त प्लावता, जिसे पर्निशियस एनीमिया कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऑक्सेंटिक सेल से HCl व कैसल्स फैक्टर रिलीज होता है। ये HCl भोजन फूड में काम आएगा, फूड में, और ये प्रोटीन जो कि विटामिन B12 के अवशोषण में और इसके निर्माण में मदद करेगा। तीसरा है म्यूकस नेक सेल। डायग्राम हमने देखी थी लिया था कि म्यूकस नेक सेल ये वाली है जो कि म्यूकस का निर्माण करती है और अमाशय की भीतरी सतह पर एक म्यूकस की कोट का फॉर्मेशन करती है। देखिए श्लेष्म ग्रीवा की सेल रहती है, ये म्यूकस का स्राव करते हैं। HCO3 आयन एवं म्यूकस पदार्थ मिलकर HCl एसिड की क्रिया से म्यूकोसा कोट की लेयर का बनाकर सुरक्षा करते हैं अमाशय के। एक लास्ट देख लें कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। अमाशय के खुले घावों को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और इसके अलावा यह भी देखे है कि कभी कभार हम भूखे पेट रहते हैं तो HCl हार्मोन अधिक सीक्रेट होता है, तो HCl हार्मोन सीक्रेट होगा तो उससे क्या होता है, अल्सर की बीमारी होती है। और यह अल्सर की बीमारी कब होती है, जब म्यूकस जो नेक सेल होती है उसके अंदर जब म्यूकस का लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता है तब अल्सर की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। इसके क्या कारण, कई कारण बताए गए। देखो एक तो वेगस तंत्रिका के अधिक उत्तेजित होने से HCl की अधिक मात्रा बढ़ेगी। HCl अधिक बढ़ेगा तो क्या होगा, जो स्टोमक है, स्टोमक का क्या होगा, डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि स्टोमक में अंदर अंदर घाव होना स्टार्ट हो जाते हैं, और यही घाव क्या कहलाते हैं, अल्सर। श्लेष्मा सेल की अल्प क्रियाशीलता वो हमने देख लिया था, क्योंकि अगर सेल श्लेष्मा की क्रियाशीलता कम होगी तो क्या होगा, HCl अमाशय का ही पाचन करना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसमें अंदर अंदर घाव होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट ये भी है कि हेलीबैक्टीरियम पाइलोरी एक जीवाणुओं द्वारा संक्रमण होने की वजह से भी क्या होता है, अल्सर की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट सेल हमने देखी थी, हमने 3 सेल देखी थी, एक तो ऑक्सेंटिक सेल और नेक म्यूकस सेल, और तीसरी है चीप जाइमोजन या पेप्टिक सेल। ये एक एंजाइमेटिक सेल होती है जो एंजाइम रिलीज करती है, जैसे कि गैस्ट्रिक लाइफेज एंजाइम, रेनिन एंजाइम और पेप्सिन नोजन एंजाइम, ठीक है। ये हमें एक बार यहीं देख लेते हैं कि पेप्सिनोजन एंजाइम, पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव होते हैं, पेप्सिनोजन को HCl के द्वारा पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है, और इसके अलावा और प्रोटीन को पेप्सिन के द्वारा पेप्टोन्स व प्रोटीज में बदलते हैं। और प्रोरेनिन, जो हमने रेनिन एंजाइम, रेनिन रिलीज कौन कर रही थी, चीप सेल या फिर पेप्टिक सेल, ये इनएक्टिव फॉर्म में था लेकिन HCl के द्वारा ये रेनिन में बदला जाता है। और कैसिनोजिन एक दूध में घुली हुई प्रोटीन होती है जिसको रेनिन के द्वारा पेराकेसिनेट में, यानी कि दूध को दही में बदलने का कार्य कौन करता है, रेनिन करता है। फैट को लाइफेज हमने देख लिया था कि गैस्ट्रिक लाइफेज एंजाइम ये क्या करेगा, फैट को फैटी एसिड व ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड व ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता है। इससे अगला वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।